स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 की 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सो एक्सरसाइज 1.2 के 5th क्वेश्चन में गिवन है, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ओके, 5th क्वेश्चन में गिवन है कि 6 to the power n जो एक नंबर है, ठीक है, 6 to the power n का जो नंबर है वो एंड होना चाहिए। 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब 6 to the power n जो ये नंबर है, इसमें n जो क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। तो हमें ये बताना है कि 6 to the power n जो है इसके जो फैक्टर्स आएंगे, या ये जो 6 to the power n का हम कोई सा भी नंबर लें तो उसका जो आंसर आए वो उसकी एंडिंग क्या हो, डिजिट 0 के साथ में उसकी एंडिंग हो, ठीक है। जब हम 6 to the power n, नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 2 3 टू इन्फिनिटी तक। ओके, तो नेचुरल नंबर्स ऐसे ही होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के लिए उन्होंने बोला है कि 6 to the power n में n जो है वो नेचुरल नंबर्स के लिए, तो 6 to the power n में नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम यहाँ पे इसकी पावर में कोई सा भी रखें तो जो आंसर आए, या 6 to the power 2 भी रखा 36 आता है, बट अगर हमें यहाँ पे कोई सा भी नेचुरल नंबर रखें तो उसकी डिजिट एंड किससे होनी चाहिए? 0 से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता होगा कि जब भी कोई डिजिट होती है और अगर वो 0 से एंड हो रही है, ठीक है, 0 में इसका मतलब ख़त्म हो रही है डिजिट, जैसे 100 है, 20 50, ये जो नंबर्स होते हैं या तो ये 10 से डिवाइड हो जाते हैं, या 10 के जो फैक्टर्स होते हैं, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 5, या वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, या वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे और या तो फिर 2 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 to the power n के फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टर्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो जो भी हम नेचुरल नंबर n की पावर कोई सा भी लेंगे नंबर, तो वो n होगा कि नहीं, उसका आंसर डिजिट 0 से, ठीक है। 6 to the power n के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 × 3 to the power n, यही फैक्टर्स आएंगे। ये फैक्टर्स किसके रहेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू क्या है? 2 × 3 to the power n। और जब भी कोई डिजिट एंड होती है 0 से, तो मैंने आपको बताया कि 0 से अगर कोई डिजिट एंड होगी तो वो किससे डिवाइड होगी? या तो 10 या 10 के जो फैक्टर्स होते हैं 2 × 5, इन दोनों में से किसी नंबर से डिवाइड होगी। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 6 to the power n के, वो क्या है? 2 और 3, ठीक है। 2 × 5 नहीं है तो 10 तो है नहीं, तो इसकी डिजिट जो भी आएगा नंबर, हम कोई सा भी नंबर यहाँ to the power n लेंगे, उसकी एंडिंग किससे नहीं होगी? 0 से नहीं होनी है इसकी एंडिंग, ठीक है, क्योंकि 2 × 5 या 10 नंबर से कोई भी नंबर इसका डिवाइड नहीं होना है। हम अगर 6 to the power नंबर कोई भी लें, अब सपोज नेचुरल नंबर मैंने 2 ले लिया तो 6 6 का कितना होता है? 36, बट 36 में भी एंडिंग उसकी 0 से नहीं हो रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5, ठीक है। यही जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जब ये एंड होती है डिजिट 0 से एंड होती है, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर्स फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that 5 is not, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया कि प्राइम फैक्टर जो 6 to the power n के आए हैं, ठीक है, 2 × 3 है तो इसमें 5 है नहीं, तो हम यहाँ पे फाइनल में क्या लिखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आया है 6 to the power n के। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 6 to the power 5, 6 to the power n के उसमें 5 फैक्टर्स में नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस फॉर एनी वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू हो n की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सी भी वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर्स में से n की कोई सी भी वैल्यू रखेंगे
तो 6 to the power n will not be divisible by 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। तो फिर हम फाइनल लिखेंगे therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number, for any natural number। n जो था नेचुरल नंबर यहीं पे डिनोट हुआ था। तो क्या है कि यहाँ पे आपको बोला था कि 6 to the power n में हम n में कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो उसकी एंडिंग किससे होगी, डिजिट 0 से। बट हमने जब प्राइम फैक्टर्स निकाले 6 to the power n के, तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 to the power n। और जब भी कोई नंबर डिजिट अगर 0 से डिजिट उसकी एंडिंग 0 से होती है तो या तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से या 5 से, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स होते हैं, या 2 और 5 दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो डिवाइड होगा तभी कोई डिजिट 0 से एंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। तो आपको दिख रहा है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 to the power n में 5 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स में उसके 5 नहीं है तो वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। हम 6 to the power n में n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो वो 5 से कभी डिवाइड नहीं होगा। सो देयरफॉर 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब हम कोई सा भी अगर नेचुरल नंबर n ले लें तो वो कभी भी किस डिजिट से एंड नहीं होगा, 0 डिजिट के साथ वो कभी भी आंसर एंड नहीं होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 5th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड था, हमें यहाँ पे बताना था कि 6 to the power n जो है उसकी एंडिंग 0 से हो रही है कि नहीं, ठीक है, 0 डिजिट से एंडिंग उसकी हो रही है। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कोई सा भी नंबर हो। अगर सपोज आपको 4 to the power n भी अगर यहाँ पे नंबर दे रखा है ना, तो 4 to the power n, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होता है, 2 × 2। अब 2 × 2 है तो यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो यहाँ पे सेम लाइन आएगी कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ 6 to the power n की जगह आ जाएगा 4 to the power n। तो जब आपको एग्ज़ाम में कोई भी इस टाइप के अगर प्रूव आएँ या अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए कि वो डिजिट से 0 डिजिट से एंड हो रहा है कि नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। और आपको अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि कोई भी डिजिट अगर एंड होती है 0 से तो या तो वो 10 से डिवाइड होगी, 2 और 5 से, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो फिर जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है तो हम यहाँ पे सेम लाइन लिखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो भी आपको कोई नंबर गिवन हो। तो 5th क्वेश्चन में हमें 6 to the power n गिवन था जिसको हमें प्रूव करना था, तो हमने इसे यहाँ बता दिया कि यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जो वह एंड हो जाएगा 0 से। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13। 6th क्वेश्चन, 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमें ये क्या बताना है कि ये जो दो नंबर्स हैं हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो हमें गिवन नंबर्स हैं ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड हो या मोस्टली 1 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब सेकेंड आता है कंपोजिट नंबर। अब इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या 1 से डिवाइड हो या वो उनके फैक्टर से डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, सिर्फ खुद के। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, 17 और जैसे 13, ये इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। बट कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने खुद के फैक्टर्स या 1 से डिवाइड हो जाएं। तो कौन से नंबर्स होंगे खुद के फैक्टर से डिवाइड होने वाले, जैसे 10 सपोज। अब 10 खुद के फैक्टर्स, जैसे अगर 2 और 5 जो इसके फैक्टर्स होते हैं
उनसे बहुत इजीली डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये होगा कंपोजिट नंबर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इन दोनों नंबर्स को बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो हम इसे बताते हैं कि कंपोजिट नंबर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जो खुद के फैक्टर से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये दो टाइप के नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग हमें ये दोनों नंबर्स को बताना है कि कंपोजिट क्यों है। सो फर्स्ट नंबर लेते हैं 77 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब आपको ये नंबर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको एक नंबर तो कॉमन दिख रहा है और वो कौन सा है, 13। मैंने यहाँ पे क्या किया कि 13 को कॉमन ले लिया। 13 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि एक 13 क्या है, प्लस के साथ में। और जब मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यही होगा। और फिर जब मैं इसे और सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा, 13 77 प्लस यहाँ पे 1, हाँ 77 प्लस 1, ठीक है, यही होगा 13 एंड 77, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 1, 7 इंटू 11 77 और प्लस 1, 13 कॉमन निकाला था। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 इंटू 78। तो ये 13 इंटू 78 मीन्स ये जो दो नंबर्स हैं ये इस नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स निकल गए। तो अब ये जब फैक्टर्स हो गए तो 13 इंटू 78 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर कौन सा है, गिवन नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। 13 इंटू 78 क्या है, फैक्टर्स हैं जो गिवन नंबर हमें दिया है। सो दिस नंबर इज, कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कंपोजिट नंबर्स कैसे होते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के फैक्टर से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स का मेनली आप याद रखिए कि कंपोजिट नंबर्स ऐसे जो खुद के फैक्टर से डिवाइड हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था 10। सो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स गिवन है, ठीक है, दोनों नंबर्स को कंपोजिट बताना है। अब हमने फर्स्ट नंबर को तो बता दिया कि वो कंपोजिट क्यों है, तब हम सेकेंड नंबर को बताते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर को सॉल्व, कि सेकेंड नंबर को अब हम बताते हैं कि वो कंपोजिट कैसे। सिमिलर वैसे ही बताएंगे जैसे हमने पहले नंबर को बताया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को। सो सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 एंड प्लस 5। अब ये नंबर है और ये नंबर को हमें बताने की कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट के लिए कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसे नंबर्स जो खुद के फैक्टर से डिवाइड होते हो। सो अब यहाँ पे आपको एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा। सिमिलरली जैसे हमने इस वाले नंबर में किया था, एक कॉमन नंबर को, जो मेन कॉमन आ रहा था नंबर, उसी को हमने क्या ले लिया, कॉमन। सेम नंबर था यहाँ पे 13 प्लस 13, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है इसमें मुझे 5 और प्लस 5 दिख रहा है, तो मैं इसे कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया पूरे उससे, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो कुल मिला के क्या बचा अंदर ब्रैकेट में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1। फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे सिमिलरली हमने यहाँ पे किया था 7 इंटू 11 को, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 24 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1008, ठीक है। 1008 इसका आंसर आया है जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया और प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर 5 इंटू 1009। सो अब ये 5 इंटू 1009 क्या है, 5 इंटू 1009 है प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स बोल लीजिए इस नंबर के, ठीक है। तो हम यहाँ सिमिलरली सेम लाइन लिखेंगे जो हमने वहाँ पे लिखी थी कि 5 इंटू 1009, ठीक है, ये जो नंबर हमने निकाला है आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स निकले हैं ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1 प्लस 5, ठीक है, यही नंबर था। एंड सॉरी, सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट कैसे किया। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन 5th था ना कि क्वेश्चन 5th थ्योरी के थ्रू ही हमने सॉल्व किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5th में भी हमने पूरी थ्योरी बताई थी कि 6 टू द पावर n जो है उसके जो भी हम नेचुरल नंबर लें n की जगह उसकी एंडिंग डिजिट 0 से होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें भी काफ़ी थ्योरी थी, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना था, तो हमें इन दोनों नंबर्स को क्या बताना था कि ये कंपोजिट है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स अब हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमें मेनली इसमें निकालना क्या है। तो उसमें मेनली मैं आपको बता देती हूँ, पहले उसमें निकालना है हमें एलसीएम, ठीक है। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि वो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन में गिवन है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सपोज़ ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में SF, ये स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके आसपास सर्कुलर पाथ है, थोड़ा सा ओवल शेप का हो गया, आप सर्कुलर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये है सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ को थोड़ा शेड कर देते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये तो हुआ स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड द सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, और वो क्या कर रही है कि जो सर्कुलर पाथ को कितने में कंप्लीट कर रही है, 1 राउंड उसका, ठीक है, 18 मिनट्स में, ठीक। सोनिया 18 मिनट्स में इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एंड रवि जब इस सर्कुलर पाथ का 1 राउंड लगाता है तो वो सिर्फ कितने टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स, ठीक। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि अब हमें बोला है आगे कि सपोज़ दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो अब हमें यहाँ पे सपोज़ करना है कि जैसे इस पॉइंट पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ के इस पॉइंट से यहाँ से रवि ने भी और सोनिया ने भी दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है, और सेम टाइम पे, सेम टाइम और सेम पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया है फील्ड में, ठीक है, फील्ड में राउंड लगाना। उसके आगे अब हम निकालना है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे अगर सपोज इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में दोनों साथ में आ रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये दोनों क्या है कि एक सेम पॉइंट से स्टार्ट किया दोनों ने, ठीक है, राउंड लगाना। पहले तो हमें इस क्वेश्चन ने बता दिया कि जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ को 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया लेती है टाइम 18 मिनट्स, रवि लेते हैं 12 मिनट्स। और अब इसके आगे फिर हमें दूसरी कंडीशन बताई कि अब दोनों एक सेम पॉइंट पे खड़े हो गए, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है वहाँ के एक सेम पॉइंट पे खड़े हो गए दोनों सोनिया और रवि, और सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन भी सेम है, ऐसा नहीं कि सोनिया इधर से रवि इधर से, दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं। तो दोनों एक ही साइड से दौड़ते हुए कितना टाइम लगेगा उनको इसी पॉइंट से जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे उनको वापस मिलने में, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में पूरा घुमा दिया है, क्लियरली है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम टाइम लिया है, सेम डायरेक्शन है, सब कुछ सेम है। तो हमें क्या करना है कि इनके जो पुराने टाइम थे ना, इनके निकालना है सीधे सीधे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा कि कितने टाइम बाद वो दोनों एक सेम पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनका वहाँ पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया का स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले सोनिया जितना टाइम ले रही है, ठीक है, उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अब जैसे 18, अब 18 का फैक्टर क्या होगा, 9 2 से 18 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अगर आप चाहें तो 3 3, बट मैंने आपको बोला था कि अब हम एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। और रवि के लिए देखते हैं, रवि के टाइम के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो रवि के टाइम के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 12। अब 12 क्या होता है, 4 3 से 12, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे एलसीएम लेने की, ठीक है। तो अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोनों के टाइम के प्राइम फैक्टर्स आ गए, अब निकालना है एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ दोनों नंबर्स का क्या होगा, 18 एंड 12, इन दोनों नंबर्स का हमें निकालना है एलसीएम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि कितने सेम पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी टाइम बाद वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था
कि जो फैक्टर्स होते हैं उसमें कॉमन फैक्टर, ठीक है, प्लस साथ में उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अब कॉमन फैक्टर्स तो दोनों में 2 और 3 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर के हिसाब से मुझे दिख रहा है एक 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 9, 4 9 से कितना होता है 36। सो फाइनली एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आया है 36। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था। अगर हमें इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि सोनिया इस साइड से, मीन्स अगर सपोज राइट हैंड साइड से मूव कर रही है और रवि जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से, तब हमें कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स होता। बट यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया था कि सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन से दोनों एक साथ भाग रहे हैं और एक पूरा राउंड कंप्लीट करके कितने टाइम में मिलेंगे। तो सीधे क्लियरली क्वेश्चन में था कि हमें एलसीएम निकालना था, तो हमने एलसीएम निकालने के लिए दोनों के टाइम्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद फिर एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 36। तो अब बुक के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं लास्ट आंसर। सो हैंस 36 मिनट्स हैंस आफ्टर 36 मिनट बाद मिलेंगे ना, हाँ, आफ्टर 36 मिनट दे विल they meet again at the starting point, ठीक है। 36 मिनट से हमने कैसे निकाला है एलसीएम निकाल के, दोनों के टाइम का प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके बाद फिर दोनों के प्राइम फैक्टर्स का हमने एलसीएम निकाल लिया और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एलसीएम निकाला तो वही जो टाइम था 36 आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हैंस आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 36 मिनट्स मीन्स 36 मिनट बाद वो जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी उस राउंड को कवर करने की, ठीक है, उसी राउंड में वो कितने 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आगे क्या फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी कंप्लीट हो गई, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो फाइनली आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर्स बताऊंगी और उस इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अपलोड करूंगी। सो आपको याद होगा कि आपने क्लास 9th में भी कुछ इरेशनल नंबर से रिलेटेड पढ़ा था, बट क्लास 10th में थोड़ा सा हायर लेवल है तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।